देखिए अपन चैप्टर नंबर जो 8 था ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के नाम से, उसके अपन अनसोल्ड जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के जो अपन को दे रखे हैं उनको अपन सोल्व कर रहे थे। इसमें से अपन ने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, सॉरी 10 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए थे। अब अपन इसका 11वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिनमें से कुछ क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे और कुछ आंकिक प्रश्न थे, न्यूमेरिकल के रूप में थे। कुछ कॉन्सेप्ट के ऐसे क्वेश्चन हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें ऐसे हैं इस चैप्टर के अंदर भी कि जिनके टॉपिक अपन ने पढ़े नहीं है लेकिन उनके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उनके जो टॉपिक हैं उनको उन क्वेश्चन के साथ साथ ही अपन क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे भार है, भार के बारे में अपन ने नहीं पढ़ा है, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। लेकिन जब अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो जैसे क्वेश्चन नंबर अपन 15, 16 जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पर भार और द्रव्यमान को कंपेयर कर लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है प्रक्षेपण वेग का। प्रक्षेपण वेग का अपनी बुक में कहीं कोई टॉपिक था नहीं, यानी प्रोजेक्शन वेलोसिटी। तो प्रक्षेपण वेग को अपन उसी जगह उस क्वेश्चन के साथ ही क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और जिन क्वेश्चंस के टॉपिक अपन डिस्कस कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं उनके अपन डायरेक्ट फॉर्मूले क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 10 अपन सोल्व कर चुके थे, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, उसमें क्या आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 10 था उस क्वेश्चन नंबर 10 का ही क्या है, पार्ट है। क्या था क्वेश्चन नंबर 10? देखिए मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं, इसमें इस तरह से एक अर्धगोला आपको दिया हुआ था। जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व किया था उसमें यहां पर ये सी पॉइंट था, यहां इधर ए जो एरो का डायरेक्शन था, ए ये डायरेक्शन था बी और ये डायरेक्शन था स्मॉल सी। देखो ध्यान रखना, ये तो है कैपिटल सी और ये है स्मॉल सी, ये पॉइंट था। गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा के लिए तीर का निशान के लिए पूछ रहे थे। फिर एक बिंदु यहां पर पी था, इस पी के लिए भी अपने पास इस तरह से था, याद कीजिए ए बी सी, फिर उसके बाद था डी ई एफ, डी यहां था ई एफ, ये वाला एफ था, और फिर एक था इसके अंदर जी, ये था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में एक डायग्राम दिया हुआ था। अब उसी क्वेश्चन में ये आगे फिर डिस्कस कराना चाह रहे हैं, उसी क्वेश्चन में आगे फिर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के, देखिएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का ही पार्ट है। इसमें इस तरह से कहा जा रहा है कि प्रश्न 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है, प्रश्न 10 में किसी यादृच्छिक बिंदु, प्रश्न 10 में किसी यादृच्छिक बिंदु P, प्रश्न 10 में, जो 10वां क्वेश्चन अपन इससे पहले सोल्व कर लिया उसी की बात कर रहे हैं। प्रश्न 10 में किसी यादृच्छिक बिंदु P पर गुरुत्वीय तीव्रता, किसी बिंदु P पर गुरुत्वीय तीव्रता, किसी बिंदु P पर गुरुत्वीय तीव्रता किस तीर, और उसमें क्या क्या दिया है देखो। नंबर फर्स्ट डी, वे डी के द्वारा दर्शा रहे हैं, किससे दर्शा रहे हैं। नंबर सेकंड पे है ई, नंबर थर्ड पे है एफ, और नंबर फोर्थ पे है इसमें स्मॉल जी। प्रश्न 10 में किसी यादृच्छिक बिंदु P पर गुरुत्वीय तीव्रता किस तीर द्वारा व्यक्त की जाएगी, यह व्यक्त की गई है, किस तीर द्वारा व्यक्त की जाएगी, ये लो। अब अपन इसका उत्तर दे दें। देखो सिंपल, अपन ने इसको सोल्व भी किया था वहीं पर, याद कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने एक पूरा एक गोला बनाया था, क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से गोला बनाया था, फिर यूँ इस तरह से पार्ट लिए थे। यहाँ इसमें मैंने इसका जो सी पॉइंट लिया था,
इस सी पॉइंट के लिए मैंने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के 2 पॉइंट लिए थे, एक E1 जो कि किस बिंदु के लिए डायरेक्शन में आ रहा था, सी के लिए। देखो यहाँ ये तो था बिंदु सी, स्मॉल सी, ध्यान रखना भाई, ये तो था कैपिटल सी और ये है स्मॉल सी। यहाँ पर तीव्रता E1 वेक्टर थी और इधर जो थी वो थी E2 वेक्टर। यहाँ इसके लिए तो अपन ने प्रूफ कर लिया था सी के लिए कि यहाँ जो स्मॉल सी बिंदु आएगा। फिर किसी यादृशिक बिंदु पी की अगर अपन बात करें तो देखो वो ये था, पी के लिए भी यही कंडीशन आ रही थी। यहाँ ये स्मॉल ई था, डायग्राम से आप देख पा रहे हैं। तो देखिए भाई, यहाँ इसने पूछा है प्रश्न 10 में किसी यादृशिक बिंदु पी पर गुरुत्वीय तीव्रता, मैंने डायग्राम बना दिया भाई क्वेश्चन नंबर 10 का पहले, इसलिए तीव्रता किस तीर द्वारा व्यक्त की जाएगी, तो बिंदु पी पर ये ई वाला बिंदु आ जाएगा। तो इसमें अपने उत्तर के रूप में जो अपन लिखेंगे वो उत्तर आ जाएगा ई दिशा में, ई दिशा में। ये लो, ये अपना एक सिंपल क्वेश्चन था जिसको कि अपन ने यह सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। यहां से फिर आंकिक प्रश्न शुरू हो जाएंगे। यहां तक थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, अब इसके बाद न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको अपन अब जो है सोल्व करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है अब उनको आप देखिएगा, एक बार आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को छोटा सा क्वेश्चन था, ये डायग्राम इसी क्वेश्चन का पार्ट है और इससे पहले वाले क्वेश्चन का भी ये पार्ट था, यानी 2 क्वेश्चनों का पार्ट है। देखिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब ये एक न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक रॉकेट है जो सूर्य की ओर दागा गया है, सूर्य की ओर जा रहा है। तो रॉकेट जब सूर्य की ओर जाएगा तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर परिणामी गुरुत्वीय बल क्या हो, शून्य हो जाए। तो वो दूरी क्या है पृथ्वी से, ये इस क्वेश्चन में ज्ञात करवा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले अपन क्वेश्चन को नोट करें। पृथ्वी से किसी रॉकेट को पृथ्वी से किसी रॉकेट को सूर्य की ओर दागा गया है, पृथ्वी से किसी रॉकेट को सूर्य की ओर दागा गया है। पृथ्वी से किसी रॉकेट को सूर्य की ओर दागा गया है। पृथ्वी के केंद्र से किस दूरी पर, पृथ्वी के केंद्र से किस दूरी पर, पृथ्वी केंद्र से किस दूरी पर रॉकेट पर, किस दूरी पर रॉकेट पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य है। रॉकेट पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य है। पृथ्वी से किसी रॉकेट को सूर्य की ओर दागा गया है। पृथ्वी के केंद्र से किस दूरी पर रॉकेट पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, शून्य है। यहां अपन को कुछ आंकड़े इन्होंने दिए हैं। क्या आंकड़े दिए हैं, एक तो सूर्य का द्रव्यमान दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की दूरी अपन को दी है, जिसे अपन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे अपन खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू वैसे आपको पता भी है कि 1.5 10⁻11 मीटर होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे अपन बोलते हैं 1.5 × 10⁻11 मीटर होती है। अपन पिछले कई क्वेश्चनों में इस वैल्यू को यूज भी कर चुके हैं। अब देखिएगा
रॉकेट पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, 0 है। यहां अपन को दिया है क्या क्या, देखो तो यहां लिख देते हैं, यहीं लिख लेते हैं इसे। आपको क्वेश्चन में कुछ डाटा दिए हैं इन्होंने कहा है सूर्य का द्रव्यमान इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, ये आपको दिया है। फिर साथ में इन्होंने दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान ये भी आपको दिया है इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। भी पृथ्वी का भी द्रव्यमान दे दिया आपको, सूर्य का भी द्रव्यमान दे दिया। फिर एक और दिया है इन्होंने साथ में, इन्होंने कहा है कक्षीय त्रिज्या, पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या, यानी पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या स्मॉल r इज इक्वल टू, ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब एक पॉइंट और इन्होंने कहा है, अन्य ग्रहों इत्यादि के प्रभावों की उपेक्षा कीजिए, उनको अपन को शामिल नहीं करना है। अन्य ग्रहों इत्यादि के प्रभावों की उपेक्षा, अन्य ग्रहों इत्यादि के प्रभावों की उपेक्षा कीजिए। ये ली। अब अपन अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, यानी न्यूमेरिकल नंबर 12, यानी 12वें नंबर से अपने यहाँ न्यूमेरिकल्स चालू हो रहे हैं, जो कि अब अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं सारे। अब देखिएगा, अगर अपन इस क्वेश्चन को अगर अपन देखते हैं तो आप देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। पृथ्वी है ये, मैंने मान लिया इस पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, me है। पृथ्वी के केंद्र से यहां पर ये सूरज जी है, ये मान लिया कि मैंने ये क्या है, सूर्य है। देखो इसका द्रव्यमान मैंने क्या ले लिया है, ms है, मास ऑफ सन, और ये हो गया मास ऑफ अर्थ। अब किसी रॉकेट को अपन ने यहां से दागा है पृथ्वी से, मान लिया कि वो इतनी डिस्टेंस पर, यहां पर भाई ये जो डिस्टेंस इन्होंने दी है ये तो है स्मॉल r, जो कि अपने पास क्वेश्चन में दी हुई वैल्यूज है। मान लिया कि x दूरी पर यहां पर गुरुत्वीय बल का मान क्या हो गया, 0 होता है। किसके ऊपर, रॉकेट पर। इस रॉकेट का द्रव्यमान मैंने क्या ले लिया है, स्मॉल m ले लिया है। तो देखिएगा अब अपने पास वैल्यूज क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं बात करूं ms की, ये आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻30, 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। me पृथ्वी का द्रव्यमान ये आपको दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। स्मॉल r 1.5 10⁻11 मीटर। अब देखो, अगर ये जो रॉकेट है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल 0 कब संभव है, जब पृथ्वी के कारण इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो और सूर्य के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो, और दोनों गुरुत्वाकर्षण बल के मान क्या हो, बराबर हो, तो ही ये वैल्यू क्या है, संभव है। यानी पृथ्वी के कारण इस पर गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य के कारण इस पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो, बराबर हो। मान लिया वो बिंदु क्या माना मैंने, x है, तो ये जो डिस्टेंस बचेगी ये हो जाएगी r माइनस एक्स। भाई डिस्टेंस अपन केंद्र से लेते हैं, तो अब देखो ये बिंदु मैंने मान लिया n है। तो देखो यदि रॉकेट पर n बिंदु पर
एन बिंदु पर परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो। यदि रॉकेट पर एन बिंदु, एन का मतलब न्यूट्रल पॉइंट, यदि रॉकेट पर एन बिंदु पर परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो तो इसके लिए आवश्यक है कि रॉकेट पर पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और रॉकेट पर सूर्य के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो, बराबर हो। अगर दोनों ही बल अगर बराबर हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि दोनों का आकर्षण बल है, क्योंकि सूर्य भी इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा और पृथ्वी भी इसके ऊपर क्या लगाएगी, आकर्षण बल लगाएगी, रिजल्टेंट परिणामी बल क्या होगा, उसके ऊपर शून्य होगा किसी न किसी बिंदु पर। तो देखो, यदि रॉकेट पर एन बिंदु पर परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो, परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो तो इसके लिए आवश्यक है कि रॉकेट पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ये बराबर होगा रॉकेट पर सूर्य के कारण रॉकेट पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल बराबर रॉकेट पर सूर्य के कारण गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो भाई, अगर ऐसा है तो रॉकेट का द्रव्यमान मैंने स्मॉल एम लिया, तो देखो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन में कितनी डिस्टेंस है इसकी, एक्स है, तो ये एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर, इजिकल टू रॉकेट पर सूर्य के कारण गुरुत्वाकर्षण बल, रॉकेट का द्रव्यमान स्मॉल एम है, सूर्य का द्रव्यमान क्या है, एम एस, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस एक्स। भाई यही तो डिस्टेंस दी हुई है आपको, तो देखो कैपिटल जी एम एस स्मॉल एम अपॉन में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसकी सिंपल मैथ आपको सोल्व करनी है, कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, रॉकेट के द्रव्यमान का कोई महत्व नहीं है, यानी कि मेरे पास इक्वेशन में क्या रह गई, एम ई अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एस अपॉन में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरे पास समीकरण बन चुकी है। अब मेरे पास इसमें सारी वैल्यूज हैं, आर मेरे पास है, एम एस मेरे पास है, एम ई भी है, क्या ज्ञात करना है आपको, एक्स कैलकुलेट करना है। तो एक्स की वैल्यू आसानी से अब आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, इनकी आप वैल्यूज पुट कीजिए। देखिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है अपने पास, कितना दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, 6 × 10⁻24 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एस 2 × 10⁻30, आर की वैल्यू 1.5 × 10⁻11, ये लो इसका स्क्वायर। अब पहले जो कैंसिल जितना हो सकता है उनको आप कैंसिल कर लीजिए कैलकुलेट करके, फिर अपन इसका रूट ले लेंगे। तो देखिएगा आप 2 से 6 3 टाइम, और ये तो हो गया आपके पास। आप इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लें अपन, देखो एक्स के रूप में, भैया 3 तो ये रह ही गया, 3 अपॉन में एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो 10⁻⁻ कितनी है, 30 है, तो ये 24 है, यानी कि 10⁻⁻ कितनी रह जाएगी, 30, ये रह गई 6 रह गई पावर, इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। अब मुझे ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो दोनों साइड का मैं क्या करूंगा, इसमें रूट ले दूंगा। तो देखो ये हो गया √3 अपॉन में x इज इक्वल टू 10⁻³ 1.5
इंटू 10⁻11। यहाँ तक कि मेरे पास स्टेप आ गई है। अब मुझे तो कैलकुलेट क्या करना है, इसमें x कैलकुलेट करना है। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, r माइनस एक्स है भाई, ये एक स्टेप अपन भूल रहे हैं इस क्वेश्चन में। देखो माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर था, तो ये भी हो जाएगा r, ये माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, ये लो। तो यहाँ हो गया √3 अपॉन में x इज इक्वल टू 10⁻3 1.5 पावर 11 माइनस एक्स, ये लो। प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, लेकिन अपन प्लस वाली वैल्यू ले रहे हैं इनके मध्य की। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो देखो ये आएगा आपके पास 10⁻3x इज इक्वल टू √3 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 माइनस √3x। इसको इस तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा देखो 10⁻3x प्लस √3x इज इक्वल टू √3 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11। यही तो बच रहा है। अब आप इसमें फिर एक स्टेप के अंदर देखिएगा, x को आपने कॉमन ले लेना है, तो ये हो गई है 10⁻3, √3 का मतलब 1.732 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11। अब आपको क्या करना है, ये इसके अंदर प्लस करके इसको इसके अपोन में ले आए। अब आप इसे कैलकुलेशन करके आगे की देखें स्टेप, फिर बोर्ड मुझे वापस साफ करना पड़ेगा। जब अपन इसे कैलकुलेट कर लेंगे पूरे को, तो ये आएगा 2.6 इंटू 10⁸8, क्योंकि पावर 11 तो ये है, ये पावर 3 ये हो गई, यानी 2.6 इंटू 10⁸8 मीटर। इतनी डिस्टेंस अपने पास ही आ जाएगी। पूरी कैलकुलेशन देख लें आप, x 10⁻3 प्लस 1.732 इज इक्वल टू 1.732 की √3 की वैल्यू होती है, इज इंटू 1.5 इंटू 10⁻11। वापस देख लें आप, me अर्थ का मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 x का स्क्वायर, मास ऑफ सन 2 इंटू 10⁻30 1.5 इंटू 10⁻11 माइनस एक्स होल स्क्वायर। फिर देखिएगा 2 से 6 3 टाइम, फिर 10⁻24, तो 10 क्या रह गई, यहाँ 6 रह गई है भाई, 10⁻6 रह गई, एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। फिर देखो मैंने क्या किया, दोनों साइड का इसका रूट लिया, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में x, √3 10⁻3 हो गई, 1.5 इंटू 10⁻11 माइनस एक्स हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10⁻3 इंटू एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 माइनस √3 इंटू एक्स। ट्रांसफर किया इसको इधर, स्थानांतरण किया, 10⁻3x प्लस √3x इज इक्वल टू √3 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 बच गया। x को मैंने कॉमन ले लिया, तो 10⁻3 प्लस 1.732 इज इक्वल टू 1.732 इंटू 1.5 10⁻11। इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1000 के अंदर 1.732 को जोड़ दीजिए आप, तो 1001.732, फिर इसके बट्टे में आ जाएगा। आप उसका भाग देंगे तो देखो पावर 10⁻3 तो वो कम हो गई, ये लगभग 2.6 इंटू 10⁻8 मीटर अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये वैल्यू मेरे पास आ गई है किसकी, एक्स की। इतनी दूरी पर रॉकेट पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, 0 होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के। भाई इसके आगे की स्टेप्स मैंने पूरी बता दी हैं आपको। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया हुआ है वो इसी प्रकार से है जैसे अपन ने पृथ्वी को तोलना केपलर के नियम से पढ़ा था। यहां इस क्वेश्चन में कहते हैं सूर्य को तोलना, यानी सूर्य का द्रव्यमान ज्ञात करना। इस टाइप का क्वेश्चन है वो। देखो ये सभी क्वेश्चन छोटे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 और 17 के बाद वाले जो क्वेश्चन हैं वो बड़े लेंथी लेकिन बड़े ही अच्छे कॉन्सेप्ट के और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। बड़े जरूर हैं वो क्वेश्चन, लेकिन अच्छे क्वेश्चनों में है। देखिए ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी है, आप इसे कैलकुलेट करके जरूर देखें, क्योंकि इतनी स्टेप्स मैंने कर दी वो ये आपके लिए पर्याप्त है।
देखिएगा, अब अपन सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो क्या है उसको अब आप देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 13, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप सूर्य को कैसे तोलेंगे। आप सूर्य को कैसे तोलेंगे, यानी कि सूर्य का द्रव्यमान ज्ञात करना हो गया। देखना, सूर्य का द्रव्यमान अपन को तराजू से ज्ञात करेंगे नहीं, उसकी गणना की जाएगी। किस तरह से गणना की जाएगी वही अपन देखेंगे। आप सूर्य को कैसे तोलेंगे, ये अपने पास है, ये क्वेश्चन है। अब इसके लिए अर्थात उसके द्रव्यमान का आकलन कैसे करेंगे, ये कह सकते हैं आप सूर्य को कैसे तोलेंगे, अर्थात उसके द्रव्यमान का आकलन कैसे करेंगे। अर्थात उसके द्रव्यमान का आकलन कैसे करेंगे, ये अपने पास क्वेश्चन है। आकलन कैसे करेंगे, सूर्य के परितः, और जो डाटा अपन को दिया है वो है सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या। सूर्य के परितः, सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा की पृथ्वी की कक्षा की सूर्य के परितः, सूर्य के परितः यानी सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या, पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या, इसमें भी कहा है इन्होंने औसत त्रिज्या कहा है भाई से। पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या की औसत त्रिज्या, ये अपन को दी है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे अपन बोलते हैं है। यानी कि आपको स्मॉल आर की वैल्यू दे दी है और आपको क्या कहा है, सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या। यानी कि मैं कह सकता हूं इन्होंने आपको एक आवर्तकाल भी दे दिया है इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली। तो आप गौर कीजिए आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, क्या क्या दिया है। अब आपको इसके अंदर एक तो पृथ्वी की त्रिज्या की औसत त्रिज्या अपन को दे दी है, यानी उसकी कक्षा की त्रिज्या, सॉरी पृथ्वी जो सूर्य के चारों परिक्रमा कर रही है स्मॉल आर, ये आपको दिए इसने 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, जिसे आप लिख सकते हैं 1.5, 1 किलोमीटर में 10 की घात 3 यानी कि 11 मीटर हो गया ये लो अपन ने इसे मीटर के रूप में लिख दिया है। फिर अपन को इसके अंदर और क्या क्या दिया है वो देखिएगा। पृथ्वी को परिक्रमा करने के लिए आवर्तकाल भी है, कितना समय लगता है पृथ्वी को सूर्य के परिक्रमा करने में, 365 दिन, तो यानी कि T = 365 डेज। अब इसको सेकंड में चेंज कर लो, 365 यानी कि 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। ये लीजिए T भी मेरे पास आ गया, R भी मेरे पास आ गया है, और मुझे इसमें कैलकुलेट करना है सूर्य का द्रव्यमान यानी कि ms। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, वही केपलर का तृतीय नियम जो अपन पढ़ चुके हैं, क्योंकि T और R के बीच में रिलेशन वही समीकरण व्यक्त करती है। तो देखें, केपलर के तृतीय नियम से
क्या होता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल स्मॉल आर क्यूब। जैसे ही अपन इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं, एक नियतांक क्या लगेगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी एम, और ये आर का क्यूब, एम यहाँ एम एस हो जाएगा क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान। अब देखो इससे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एम एस, तो एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी टी का स्क्वायर और ये आर का क्यूब। अब इसके अंदर केवल वैल्यूज पुट कीजिए आप, 4 की वैल्यू 4 रखिएगा, पाई की वैल्यू 3.14, इसके ऊपर स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11, इसके ऊपर पावर कितनी है, 3 है। यानी कि अपन सूर्य के द्रव्यमान की क्या कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। देखो पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना का भी एक क्वेश्चन अपन ने किया था, याद कीजिए आप, इसी चैप्टर का अनसोल्ड क्वेश्चन में था। उस क्वेश्चन में ये कहा था कि 2 तरीकों से पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जो एग्जाम्पल था, सोल्ड एग्जाम्पल था। सोल्ड एग्जाम्पल में अपन ने क्वेश्चन किया था कि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 विधियों द्वारा ज्ञात कीजिए। तो एक तो अपन ने इस विधि से पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात किया था, जो वहां क्या दे रखा कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा के एक पथ की जो है त्रिज्या दी हुई थी और साथ में उसका आवर्तकाल दिया हुआ था 27.3 दिन। और एक तो अपन ने उससे हल किया, और एक विधि थी गुरुत्वाकर्षण की सहायता से किया था, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर से। यह 2 तरीकों से उस क्वेश्चन को हल किया था, जो एक सोल्ड एग्जाम्पल था। अब यहां पर इसके अंदर क्या पूछ रहे हैं, सूर्य का पूछ रहे हैं, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। अब देखो कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, ये आपको याद ही रखनी है। कैपिटल टी की वैल्यू ये रही मेरे पास 36524 इंटू 60 इंटू 60, इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब आप इसकी कैलकुलेशन खुद कीजिए, लंबी कैलकुलेशन है लेकिन कैलकुलेशन आपको करनी है। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ करूँगा तो अपना ये लेक्चर इस कैलकुलेशन में ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे और क्वेश्चन रह जाएंगे। कैलकुलेशन आप बैठ के अपने पास करके देखें, आपको टाइम लगेगा इसमें। तो देखो इससे जब कैलकुलेट अपन कर लेते हैं तो सूर्य का द्रव्यमान जो है वो लगभग जो अपने पास आता है 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। ये इस गणना द्वारा सूर्य का द्रव्यमान अपने पास आता है, एम एस लगभग 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम आ जाता है। यहां अपना क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को, छोटा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी इसी फॉर्मूले पर आधारित है। वहां उसमें एक तो शनि को दिया हुआ है उसके लिए, एक दूसरा उसमें पृथ्वी है। इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है वो भी। देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए हैं। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 8वें चैप्टर का 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक शनि वर्ष पृथ्वी वर्ष का, एक शनि वर्ष पृथ्वी वर्ष का, एक शनि वर्ष पृथ्वी वर्ष का 29.5 गुना है, 29.5 गुना है। एक शनि वर्ष पृथ्वी वर्ष का 29.5 क्या है, गुना है। यदि पृथ्वी सूर्य से
सूर्य से 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, वही प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश वर्ष क्या, सॉरी, खगोलीय दूरी। यदि पृथ्वी सूर्य से 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर दूरी पर है तो 1.5 10⁸ किलोमीटर की दूरी पर है तो शनि सूर्य से कितनी दूरी पर है तो शनि सूर्य से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन है। देखो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बस कैलकुलेशन में थोड़ी सी जटिलता है, बाकी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, आसान क्वेश्चन है। तरीका बस आंकड़े इस तरह से दिए हुए हैं, थोड़े से जटिल है कैलकुलेशन करने में। तो देखिए सॉल्यूशन क्या क्या दिया है। सबसे पहले देखो, एक शनि वर्ष पृथ्वी वर्ष का 29.5 गुना है। शनि वर्ष यानी कि शनि के लिए टाइम पीरियड TS, सैटर्न के लिए ये है 29.5 गुना किसका, अर्थ के टाइम का। और अर्थ के लिए कितना है ये, वैसे इसने मल्टीप्लाई के रूप में दिया है, वैसे 365 दिन होता है, लेकिन अपन तो खैर ये इससे इतना गुना का है 29.5, तो 29.5 दे ही मैंने कह दिया। फिर देखो पृथ्वी की दूरी दी हुई है इन्होंने अपन को क्वेश्चन है भाई, यानी कि RE ये दिए इन्होंने 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। इसको मैं किलोमीटर में रहने देता हूं ताकि इससे शनि के लिए जो आंसर आएगा वो भी किस में आ जाएगा, मेरे पास किलोमीटर के रूप में आ जाएगा। ये दी हुई है RS, ये मुझे ज्ञात करनी है सूर्य से दूरी। तो देखो केपलर का तृतीय नियम अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया है। केपलर के तृतीय नियम से क्या था, T², या यूं कह सकता हूं T इज प्रोपोर्शनल R⁵2। एक ही तो बात है। तो देखो यहां अगर ऐसा है तो मैं इसे कैसा कह सकता हूं, मैं इसे इस तरह की एक इक्वेशन बना सकता हूं। देखो किस तरह की, मैं इसे कह सकता हूं TS अपॉन में TE इज इक्वल टू RS अपॉन में RE पावर 3/2। लेकिन यहां ध्यान रहे क्वेश्चन में R कैलकुलेट करा रहे हैं, यानी कि RS अपॉन में RE इज इक्वल टू TS अपॉन में TE, इसकी पावर कर दीजिए 2/3। में उल्टा हो जाएगा नहीं, इसकी पावर क्या कर देंगे अपन 2/3। अब मुझे तो कैलकुलेट क्या करना है, RS को, तो RS इज इक्वल टू RE TS अपॉन में TE पावर 2/3। अब मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो अब आप इस क्वेश्चन में केवल इनकी वैल्यूज पुट कर दो, बस सिंपल क्वेश्चन था जो अपन ने सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यानी कि RS इज इक्वल टू RE की वैल्यू है मेरे पास 1.5 इंटू 10⁸ दी हुई है भाई मुझे, ये रही 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर में। फिर देखो TS ये है 29.5 ऑफ TE अपॉन में ये भी है TE और पावर 2/3। तो देखो TE से TE को तो आपने कैंसिल कर दिया है। RS इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ 29.5, इसकी पावर है 2/3। अब 29.5 की पावर 2/3 यानी एक तो आप इसका स्क्वायर कर दें, फिर उसका क्या निकाल लें, घनमूल निकाल लें। 1.5 10⁸ 29.5 की पावर 2/3 यानी एक आप इसका घनमूल निकाल करके क्या कर दें, इसका स्क्वायर कर दें। तो देखो ये जो वैल्यू मेरे पास आती है 9.55 यानी कि इसको 29.5 का घनमूल निकाल के अपन वर्क कर रहे हैं तो ये आ रही है 9.55। अगर 9.55 आ रही है ये किस में आएगी, किलोमीटर में। क्यों,
क्योंकि ये किलोमीटर में लिया है अपन ने, इसको मीटर में चेंज नहीं किया भाई, इसलिए आंसर भी किलोमीटर में ही आ रहे हैं। अब 1.5 इंटू 9.55, 1.5 इंटू 9.55 यानी 1.43 इंटू 10⁻⁴ ये हो जाएगी 9 किलोमीटर। ये लो, शनि की सूर्य से दूरी इतनी है। ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर कर लिया है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों ही क्वेश्चन गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित क्वेश्चन है। वैसे तो क्वेश्चन में भार दे रखा है, यानी भार पर आधारित क्वेश्चन हुए, लेकिन एक्चुअली भार में चेंज होने का मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण में चेंज होना। अर्थात द्रव्यमान तो नियत रहता है, भार में चेंज आता है गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से, यानी गुरुत्वीय त्वरण अगर परिवर्तित हो रहा है तो भार भी चेंज हो जाता है। तो अपन द्रव्यमान और भार के अंदर थोड़ा सा एक माइनर अंतर और जान लें, ताकि उस क्वेश्चन को हल करना अपने लिए क्या रहे, आसान रहे। तो पहले आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर अपन पहले उस क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। अब अपन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक सोल्व कर चुके हैं। अब अपन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 63 न्यूटन है। सिक्सटी थ्री क्या है, न्यूटन है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर, पृथ्वी के कारण आधी ऊंचाई पर पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर पृथ्वी के कारण इस वस्तु पर गुरुत्वीय बल कितना है, के कारण इस वस्तु पर गुरुत्वीय बल कितना है। ये प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखिएगा भाई क्वेश्चन में क्या दिया है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 63 न्यूटन है। भार को मैं अगर W से लिखूं तो WS = 63 न्यूटन है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर, यानी किसी ऊंचाई पर भार यानी कि WH कितना है, ये मुझे ज्ञात करना है। तो अब देखो यहां पर भार की बात आई है, तो यहां पर भार की अगर बात आई है तो पहले अपन भार और द्रव्यमान को थोड़ा सा साइड में अपन डिस्कस कर लें। देखो इस साइड में हल्का सा, ताकि अपने पास डिफरेंस क्लियर हो जाए। यहां इधर मैं लिख लेता हूं द्रव्यमान। देखिए ध्यान रखना, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन स्मॉल एम से या कैपिटल एम से, और यहां मैं ले रहा हूं भार, इसे लिखेंगे अपन W से, और W = होता है mg।
ये है क्या भाई, किसी वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वही क्या होता है, भार होता है। यानी कि एफ इजिकल टू एम ए होता है न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, एफ इजिकल टू एम ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहां पर द्रव्यमान तो द्रव्यमान है ही है, त्वरण की जगह गुरुत्व त्वरण आ गया तो ये क्या बन गया, भार बन गया। ध्यान रखना द्रव्यमान भी दो तरह का होता है, जड़त्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान। इसमें जो द्रव्यमान है वो गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है, जबकि गति के दौरान वाला द्रव्यमान जड़त्वीय द्रव्यमान होता है। जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान का अनुपात 1:1 होता है। ये अपन ने डिस्कस नहीं किया क्योंकि अपनी बुक में इसका जिक्र था भी नहीं, लेकिन यहां काम आ रहा है। तो देखो सबसे पहले मैं द्रव्यमान को परिभाषित करूं, पिंड में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा है। तो देखो पहला डिफरेंस, वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। ये लो सिंपल सी डेफिनेशन मैंने दे दी है, इसको स्मॉल एम से अपन दर्शा रहे हैं। अब भार को अपन परिभाषित करें, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित आकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर केंद्र की ओर आरोपित आकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर केंद्र की ओर आरोपित आकर्षण बल, या यूं कह सकते हैं उसका भार ही वही क्या है, जो केंद्र की ओर जो बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर केंद्र की ओर आरोपित आकर्षण बल वस्तु का भार होता है। अब देखो डिफरेंस अपन इनमें कर रहे हैं। नंबर सेकंड, द्रव्यमान का मान कहीं पर भी वस्तु को ले जाओ अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान नियत रहता है, लेकिन भार जी के चेंज होने के साथ साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो देखो द्रव्यमान में क्या ले सकता हूं, एक से दूसरे स्थान पर ले जाने पर अपरिवर्तित, एक से दूसरे स्थान पर ले जाने पर द्रव्यमान वस्तु का क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। लेकिन अगर मैं भार की बात करूं तब देखो एक से दूसरे स्थान पर वस्तु को, एक से दूसरे स्थान पर, यहां पर भी कर देते हैं वस्तु को, एक से दूसरे स्थान पर वस्तु को ले जाने पर अपरिवर्तित, एक से दूसरे स्थान पर वस्तु को ले जाने पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के अनुसार क्या होगा, परिवर्तित होगा। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के अनुसार ये क्या होगा भाई, परिवर्तित होगा एक से दूसरे स्थान पर ले जाने पर। अगर जी चेंज होगा तो वस्तु का भार भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फिर देखिएगा नंबर 3, वस्तु का द्रव्यमान कभी भी 0
संभव नहीं। अगर वस्तु है तो द्रव्यमान कभी भी उसका शून्य नहीं होगा। अगर भार की बात करें तो जहां पर जी शून्य होगा वहां पर भार भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कैसे? जैसे पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, जी का मान शून्य होता है, तो वहां भार भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नंबर 3, नंबर 3 देखो, जहां पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान शून्य, वहां पर वस्तु का भार भी शून्य। जैसे पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी के केंद्र पर भार क्या होगा, शून्य, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण भी क्या है, शून्य है। नंबर 4 देखो भाई, ये कैसी राशि है, अदिश राशि है द्रव्यमान वस्तु का। जबकि भार की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है, बल है। इसका मतलब ये बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। एक और लिख लो आप, अगर इसके मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक लिया जाता है किलोग्राम और इसका मात्रक अपन लेंगे न्यूटन, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, बल है, तो इसलिए इसका मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन बनेगा। तो देखिए यहाँ अपन ने भार और द्रव्यमान में एक अंतर जान लिया है, क्योंकि ये बार बार अपने काम आने वाली चीज है, जो कि क्वेश्चन के साथ साथ ही अपन ने इसको समझ लिया है। क्वेश्चन के साथ साथ अपन ने इस डिफरेंस को क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है कि वाकई में ये डिफरेंस क्या है। तो देखो द्रव्यमान क्या बताया मैंने, वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। भार क्या बताया, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर केंद्र की ओर आरोपित आकर्षण बल वस्तु का भार होता है। एक से दूसरे स्थान पर वस्तु को ले जाने पर अपरिवर्तित रहता है कौन, द्रव्यमान। लेकिन यहाँ देखो, एक से दूसरे स्थान पर वस्तु को ले जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार परिवर्तित होता है, क्योंकि W=mg होता है। तीसरा, वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य संभव नहीं है अगर वस्तु है। तो तीसरा, जहां पर गुरुत्व त्वरण g का मान शून्य वहां पर वस्तु का भार भी शून्य, जैसे पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान शून्य है। अगर g शून्य है तो W भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चौथा, द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार कैसी राशि है, सदिश राशि। इसका मात्रक किलोग्राम तो इसका मात्रक न्यूटन है। अब देखो क्वेश्चन, अब ये पृथ्वी की सतह पर भार इतना है तो h ऊंचाई पर कितना होगा, और ऊंचाई अपन को कितनी दी है वो भी गौर कर लो आप। h = r/2, यानी कि पृथ्वी के कारण पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर, अगर पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर अगर मैं गुरुत्व त्वरण ज्ञात कर लेता हूं तो वही गुरुत्व त्वरण किस में चेंज करेगा, भार में चेंज आ जाएगा उस गुरुत्व त्वरण से। यानी कि एक्चुअली मुझे इसमें ज्ञात करना है पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण को। तो देखो भाई कैसे मैं ज्ञात करूंगा, वो देखो WS मेरे पास 63 न्यूटन दिया हुआ है, यानी कि WS का मतलब mgs = 63 न्यूटन है। मुझे WH निकालना है, WH का मतलब mgh। अब देखो ध्यान दो, ऊंचाई कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई, थोड़ी बहुत ऊंचाई नहीं है। अगर ऊंचाई जब बहुत कम होती है तब तो फॉर्मूला क्या लेते थे अपन गुरुत्व त्वरण में चेंज का, GH = GS1 - 2h/r। लेकिन ऊंचाई अगर बहुत ज्यादा है तब आप क्या लेते हो, GH = GS1 + h/r का होल स्क्वायर। तो यहां मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा GS /1 + h/r का होल स्क्वायर। ये लो, इस फॉर्मूले से आप देखेंगे तो देखो WH = mgs, ये तो बन गया है मेरे पास WS, यानी कि 1 + h/r का होल स्क्वायर। ध्यान रहे द्रव्यमान और भार में डिफरेंस अपन ने देख लिया है ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे।
अब मुझे केवल वैल्यूज पुट करनी है। WS की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 63 है। 1 प्लस H की वैल्यू R/2 है, भैया कहीं लिखी थी मैंने, ये लिखी, और ये R है, ये इसका क्या कर दिया है मैंने, होल स्क्वायर कर लिया है। अब देखो, अब मुझे इसको सोल्व करते जाना है। चलो इसे यार यही कर लेते हैं ना। 63 अपॉन में R से R कैंसिल, 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, WH इज इक्वल टू 63 अपॉन में 1 प्लस हाफ यानी 3/2 इसका होल स्क्वायर। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई उस स्टेप को, उसके आगे वाली को, WH इज इक्वल टू 63 अपॉन में 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि WH इज इक्वल टू 63 इंटू 4 अपॉन में 9, 9 से 63 7 इंटू 4 28 न्यूटन। ये लो, यानी कि वस्तु का भार 28 न्यूटन रह जाएगा, यानी कि भार में क्या आ गई, कमी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के मान में भी इसमें क्या आ गई थी, कमी आ गई। तो यहाँ आपने देख लिया कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के मान में कमी आती है, यानी उसके भार में क्या आएगी, कमी आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ उस क्वेश्चन के अंदर पृथ्वी की सतह से गहराई के लिए दिया गया मान है, यहाँ तो किसके लिए था, ऊंचाई के लिए। अगर इसी क्वेश्चन में ये कम ही दूरी होती तो अपन गुरुत्वाकर्षण का कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, GH इज इक्वल टू GS1 माइनस 2H अपॉन R। ये थोड़ा मेजर डिफरेंस याद रखना, यहाँ एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया है। भार और द्रव्यमान में डिफरेंस भी अपन ने इसके साइड में एक बार समझ लिया है। एक बार आप इसका एज इट ऐसे कैसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करते हैं।